आइए आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम एक नए प्रकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है समास और इसके भेद। इस पूरे प्रकरण में हम समझेंगे कि समास होता क्या है, इनके कितने प्रकार होते हैं, कैसे इन्हें पहचाना जाए और परीक्षा में कैसे इनके प्रश्नों को हल किया जाए। बोर्ड की परीक्षा में कक्षा 10 के लिए 4 अंक का समास आता है, जिसमें एक प्रश्न 2 नंबर का दिए गए समास का विग्रह करने के लिए और समास का नाम लिखने के लिए आता है, और दूसरा विग्रह को सामासिक पद में बदलने के लिए और समास का नाम लिखने के लिए आता है। इस प्रकार से हम इस प्रकरण का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है समास और इसके भेद। तो समास की परिभाषा समझते हुए हम समझेंगे कि समास का मतलब होता है किसी चीज को संक्षिप्त करना। जब 2 शब्दों को एक साथ परस्पर संयोग करके रखा जाता है तो उसको हम समास कहते हैं। समास का मतलब होता है योग। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहा जाता है। जब समस्त पदों को वापस पृथक पृथक करके उनका विग्रह कर दिया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। अर्थात समास करने के बाद समस्त पद बनता है और उस समस्त पद के विग्रह के बाद उसको समास विग्रह कहते हैं हम। उदाहरण जैसे गंगा का जल, 2 शब्द हैं इसमें, गंगा और जल। जब इनको एक साथ जोड़ दिया जाता है, समास कर दिया जाता है इनका, तो ये हो जाता है गंगा जल। इसी प्रकार समास 2 शब्दों के छोटे रूप को कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर नया छोटा शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। दूसरे शब्दों पे कहा जाए तो समास का मतलब होता है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए। संस्कृत, जर्मन और बहुत सी भारतीय भाषाओं में समास का बहुत प्रयोग किया जाता है। समास रचना में 2 पद होते हैं जैसा अभी बताया। इसमें एक पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों के मिलने से जो नया शब्द बनता है, अभी हमने बताया आपको, उसे समस्त पद कहते हैं। अब संक्षेप में एक बार फिर से समझेंगे समास को हम कि क्या मतलब हुआ इसका। इसका मतलब हुआ समास के लिए कम से कम 2 पद होने चाहिए। पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास होने पर 2 पद या 2 से अधिक पद मिलकर के संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। समास होने पर यदि कहीं संधि संभव होती है, जैसा आपने कक्षा 9 में संधियां पढ़ी होंगी, तो वहां पर नियमों के अनुसार संधि भी हो जाती है। अब अगली बात आती है समास के प्रकार, समास के भेद क्या होते हैं। ठीक है, कुछ और उदाहरण जैसे हम समास के देख लें। आप रसोई घर, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, नील और कमल, नील कमल, राजा का पुत्र, राजपुत्र। जैसे पहले पद में जहां रसोई घर लिखा है तो 2 शब्द हैं वहां, रसोई और घर। इन दोनों को मिला करके रसोई घर बना। हथकड़ी, हाथ और कड़ी, इन दोनों को मिलाकर हथकड़ी बना। इसके बाद नील और कमल, दोनों को मिलाकर नील कमल बना। राजा और उसका पुत्र मिला करके राजपुत्र बना। अब आइए देखते हैं हम समास कितने प्रकार के होते हैं। समास के यानी कि भेद। तो आइए समास के भेद कितने होते हैं इसको समझने के लिए हम देखेंगे समास के भेद। तो समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। पहला भेद है अव्ययी भाव समास। दूसरा भेद है
तत्पुरुष समास। तीसरा भेद है कर्मधारय समास। चौथा भेद है द्विगु समास। अगला भेद है पांचवा द्वंद्व समास। छठवां भेद है बहुब्रीहि समास। तो सबसे पहले हम संक्षेप में समास के इन भेदों को समझेंगे और इसके बाद प्रतिदिन हम आपको एक एक समास को विस्तृत रूप से और उसके उदाहरणों को विस्तृत रूप से समझाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए अव्ययी भाव समास क्या होता है। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय क्या होता है ये भी समझ लेना जरूरी है। अव्यय का मतलब होता है अविकारी पद, जिनका अपना कोई खास महत्व तो नहीं होता, लेकिन वो किसी शब्द के पहले लग करके या शब्द के साथ आ करके उसको एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अगर हम उदाहरण देख लें तो और आसानी से हम इस बात को समझ सकते हैं। जैसे एक अव्यय शब्द है यथा। यथा का मतलब होता है वैसे जैसे, ठीक है। और अगर वो मति शब्द के साथ आ गया यथा मति, मति के अनुसार, तो वो एक विशेष अर्थ दे देता है शब्द को। तो यथामति में अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि पहला पद प्रधान है और वह अव्यय है, दूसरा पद है मति, दोनों मिलकर के बने मति के अनुसार यथामति। इसी तरह से एक पद हो जाएगा आ धन, दूसरा पद हो जाएगा मरण। पहला शब्द जो आ है पद वो एक अव्यय है, उसका अपना कोई विशेष महत्व तो नहीं है, लेकिन जब वो मरण के साथ लग गया तो मरण का मतलब होता है मृत्यु, तो आमरण का मतलब हो जाएगा मृत्यु तक। तो अगला जो समास है वो इसी प्रकार होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान है जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो। उत्तर पद का मतलब बाद में आने वाला पद, पूर्व पद का मतलब पहले आने वाला पद। तो उत्तर पद प्रधान हो यानी कि बाद में आने वाला जो पद है वो प्रधान हो, पहला पद गौण हो यानी कि वो साइलेंट रहे, मौन रहे, उसका ज़्यादा महत्व ना हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसी धन कृत, तो तुलसी द्वारा रचित, तो ये होगा आपका तत्पुरुष समास। अब जब तत्पुरुष समास को हम पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल में विस्तृत रूप से बताएंगे कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं। जितनी प्रकार की कारक की विभक्तियां होती हैं उतने ही तत्पुरुष समास के प्रकार होते हैं। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद उत्तर पद और पूर्व पद दोनों प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर उन दोनों के बीच एक चिन्ह आता है और अथवा या सब पद लगता है, ठीक है। और उनको जब हम समास को समस्त पद बनाते हैं दोनों शब्दों को मिलाकर तो बीच में डैश लगा देते हैं, और जब हम उनका विग्रह करते हैं तो डैश की जगह और लिख जाता है, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राजा और रानी, तो राजा रानी हो गया। माता और पिता, माता पिता हो गया। तो माता डैश पिता अगर लिखा हो तो ये आपका जो है वो द्वंद्व समास होगा, और डैश को हटा करके लिखेंगे माता और पिता। इस तरह से ये तत्पुरुष समास हुआ। अगला समास है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में होता है कि जब दोनों पद मिल करके एक समस्त पद बनाए और उनका मतलब किसी तीसरे पद की तरफ संकेत कर रहा हो, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे महाधन देव बराबर मिलके हो जाएगा समस्त पद इसका महादेव, और महादेव का मतलब होता है भगवान शंकर। तो दोनों पद मिल करके महादेव शब्द बना रहे हैं, और महादेव शब्द आते ही हम समझ जाते हैं कि ये भगवान शंकर जी की बात हो रही है। इसी तरह से गज धन आनन, गजानन, अब गजानन की बात आती है तो हम समझ जाते हैं कि ये गणेश भगवान की बात हो रही है। तो इस तरह से ये जो पद होते हैं इनका मतलब कुछ अलग होता है, तीसरा अर्थ होता है, इसलिए इन्हें बहुब्रीहि समास कहते हैं। अगला समास है आपका द्विगु समास।
इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और गिनती वाला होता है, और दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे नव धन रत्न, नव जो है नौ संख्या को, 9वीं संख्या को बताता है। रत्न हो गया, रत्न का मतलब होता है पत्थर जो कीमती होते हैं, अमूल्य होते हैं। तो इसी तरह से नवरत्न का मतलब हो गया 9 रत्नों का समूह। इसी तरह से पंचामृत है 5 अमृतों का समूह। इसी तरह से चौराहा, ये भी आपका जो है द्विगु समास होगा, 4 रास्तों का समाहार। तो पहला पद इसमें जो है वो संख्यावाची होता है, संख्या को बताता है। जहाँ कहीं भी संख्या वाची पहला पद हो वहाँ हमें समझ जाना चाहिए कि ये द्विगु समास है। अगर होता है कर्मधारय समास, इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। अर्थात पहला पद जो है वो दूसरे की विशेषता बता रहा होता है, ठीक है, और या उपमा दे रहा होता है। जैसे भव सागर, अर्थात भव माने संसार, रूपी सागर, तो यहाँ रूपी शब्द आया है, यानी कि ये उपमेय उपमान का काम कर रहे हैं। इस तरह से इस समास को हम कर्मधारय समास कहेंगे। तो इन समास की परिभाषा और समास के भेद आप लिख लेंगे। फिर कल से हम आपको विस्तृत रूप से एक एक समास के बारे में ढेर सारे उदाहरणों के सहित चर्चा करेंगे।